हमारे सूबे सिंध में हिंदुओं की बड़ी आबादी है, खास के थर पारकर में, बदीन में और सखर में, लाड़काना में और फिर ढरकी में और घोटकी में बड़ी तादाद में हिंदू रहते हैं। इसमें कई तबकात के लोग हैं, अपर क्लास के भी हैं, मिडिल क्लास के भी और लोअर क्लास के भी। हमने सुना है कि सिंध के अंदर हिंदुओं की एक कास्ट है जिसका नाम है मेंगवाड़, और उसके नौजवान बड़ी तादाद में सीएसएस के एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, पुलिस में ऑफिसर्स लग रहे हैं, कस्टम में ऑफिसर्स लग रहे हैं, डीएमजी ग्रुप में जा रहे हैं, और लोग हैरान हैं। मेरे दादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी जूतों की एक दुकान थी, और मेरे वालिद साहब अपने ख़ानदान के पहले ग्रेजुएट और डॉक्टर हैं। हमारी मेंगवाड़ कम्युनिटी के पास ना कोई प्रॉपर्टी है और ना ज़रई ज़मीन। उनके पास तालीम और मुलाजमतों के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये कहना है राजिंदर मेंगवाड़ का, जिनका नाम पाकिस्तान में सीएसएस के इम्तहान और इंटरव्यू में पास होने के बाद पुलिस ग्रुप में आया है। 22 साला राजिंदर मेंगवाड़ का ताल्लुक़ सिंध के ज़िला बदीन के इलाके मलकानी से है। उन्होंने इंटर मिठी कॉलेज और मास्टर सिंध यूनिवर्सिटी से किया है। सहाफ़ियों से बात करते हुए राजिंदर ने बताया कि जब वो कॉलेज में ज़ेर तालीम थे तो वहाँ धर्मोमल भवानी आए थे, जो डीएमजी ग्रुप के अफसर थे। उनसे ही मुतासिर होकर उन्होंने सीएसएस का इरादा किया है। वो कहते हैं कि सीएसएस मेरा ख्वाब था। मैं अंग्रेज़ी नावल पढ़ता, अंग्रेज़ी अखबारों का मुताला करता और बीबीसी रेडियो सुनता। इंटर के बाद मेरा दाखिला मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हुआ, लेकिन मैं अंग्रेज़ी अदब पढ़ना चाहता था। अपने वालिद से मशवरा किया और बताया कि मैं सीएसएस इम्तहान में दिलचस्पी रखता हूं, तो उन्होंने कहा कि जो आप बेहतर समझो वो फ़ैसला करो। तो मैंने अंग्रेज़ी अदब का इंतखाब कर लिया। यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो शऊर आता रहा कि सिविल सर्विसेज क्या होती है, इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं, और उसी से मेरा शौक़ सिविल सर्विसेज की तरफ गया। ये मेंगवाड़ कौन लोग होते हैं? सिंध में इस वक्त हिंदुओं में मेंगवाड़ कम्युनिटी के नौजवानों में लिटरेसी बहुत मुतासिर कन है, और इस वक्त इस कम्युनिटी के नौजवान फ़ौज, मेडिकल, इंजीनियरिंग और तदरीस समेत ज़िंदगी के हर शोबे में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत के बनाए हुए इंसाइक्लोपीडिया सिंधियाना के मुताबिक मेंगवाड़ हिंदुओं की निचली ज़ात में शामिल की जाती है, जो दरअसल राजपूताना के रहाइश हैं। ये बाद में सिंध में आकर आबाद हुए। ये कम्युनिटी मोची का काम करती थी और उनकी ज़ातें राजपूतों से मिलती हैं, जैसे राठौड़, चौहान, सोलंकी, और ये परमारिया, महादेव और रामदेव उर्फ रामा पीर के पैरोकार हैं। एक रिसर्चर जिनका नाम मासूम थरी है, वो कहते हैं कि मेंगवाड़ कम्युनिटी भी उन दरावड़ कबाइल में शामिल है जो यहाँ के कदीमी लोग हैं। जब आर्या इस रीजन में आए थे तो उन्होंने इनके लिए तालीम के दरवाजे बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता पसमानदगी की तरफ धकेलते चले गए, और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक अंग्रेज़ इस खित्ते में नहीं आए। अंग्रेज़ों ने एक शेड्यूल पास किया और इसमें उन कम्युनिटीज़ को शामिल किया जिनको अछूत समझा जाता था, और उन्हें तालीम की सहूलियात फराहम की। इन कम्युनिटीज़ में कोल्ही, भैल, बागड़ी समेत दीगर भी शामिल थे, लेकिन मेंगवाड़ सबसे बड़ी कम्युनिटी थी। मेंगवाड़ कम्युनिटी के आगे बढ़ने की एक वजह यह भी है कि इनका ताल्लुक़ मार्केट और शहरों से था, क्योंकि ये एक हुनरमंद कबीला है, जबकि दीगर कबाइल जैसे कोल्ही, भेल वगैरह उनका ताल्लुक़ देहाती इलाके और एग्रीकल्चर से था। लिहाजा मेंगवाड़ों को शहर की वजह से तालीम के हुसूल के ज़्यादा मौक़े मैसर हुए।
آخر مینگواڑ لوگ تعلیم کے میدان میں اتنے زیادہ کامیاب کیسے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پارٹیشن سے پہلے کانگریس نے شیڈول کاسٹ کی تعلیم کے لیے کئی اسکول قائم کیے جنہیں ہریجن اسکول کا نام دیا گیا تھا۔ ان اسکولوں سے کئی طالب علموں نے خاصی ترقی کی۔ ان میں کانگریس کے مشہور رہنما کامریڈ سہگل چند بھی شامل تھے جن کا تعلق ننگر پارکر سے تھا۔ وہ تحصیلدار رہے اور انہوں نے بعد میں ملازمت سے مستعفی ہو کر رانا چندر سنگھ کے خلاف انتخابات میں بھی حصہ لیا تھا۔ معصوم تھری کہتے ہیں کہ سندھ کی بمبئی یعنی موجودہ بمبئی سے علیحدگی کے بعد مینگواڑ کمیونٹی نے تعلیم کی طرف راغب ہونا شروع کیا۔ جو ابتدائی تعلیم ہوتی تھی وہ حاصل کی کیونکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے وسائل میسر نہیں تھے۔ اس ابتدائی تعلیم کے بعد کئی تعلیم کے شعبے سے جڑ گئے اور اس طرح استاد بن گئے۔ 1970 کی دہائی سے کچھ پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور تعلیم کے شعبے سے جڑنے کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی۔ ایسے ہی ایک CSS پاس وفاقی افسر گوبند مینگواڑ کہتے ہیں کہ ہم دھتکارے ہوئے لوگ تھے۔ CSS ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے ہمارے اپنے اور خاندان کے سماجی اور معاشی مسائل حل ہو سکتے تھے اور ترقی کے لیے نئی راہیں کھل سکتی تھی۔ یہ دھتکار نہ صرف سماج میں بلکہ ہمارے اپنے دھرم کے لوگوں میں بھی مذہبی تفریق کی وجہ سے موجود تھی۔ اس صورتحال میں صرف تعلیم واحد راستہ تھا جو ہمیں اوپر لا سکتا تھا۔ اس لیے مینگواڑ کمیونٹی نے یہ راستہ اپنایا۔ اس سب کے لیے ہمارے والدین جو پہلی یا دوسری نسل سے تھے انہوں نے بہت قربانیاں دیں اور نتیجے میں ہم اس مقام پر پہنچے ہیں۔ کیا یہ افسران اپنی کمیونٹی کی مدد کرتے ہیں؟ جب یہ CSS پاس کر لیتے ہیں، جب یہ آفیسرز بن جاتے ہیں تو کیا اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں؟ دھرمومل مینگواڑ نے CSS پاس کر کے DMG گروپ حاصل کیا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ کمیونٹی سطح پر بالکل مدد فراہم کی جاتی ہے۔ دھرمومل مٹھی میں جواہر لال کی مثال دیتے ہیں جو ٹیچر ہیں لیکن وہ پسماندہ بچوں کو انگریزی سکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کے لیے ایسا نصاب بنایا ہے تاکہ انہیں CSS امتحانات میں آسانی ہو۔ ان کے طالب علم پوزیشن ہولڈر ہیں اور کئی اسکالرشپ پر پڑھ بھی رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر بھی خود وقت دیتا ہوں۔ ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، ٹیوشن پڑھائیں۔ میڈیکل انجینئرنگ کے علاوہ بھی بہت ساری فیلڈ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نوجوان ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کئی تھر کے بچے اس وقت بیرون ملک اسکالرشپ پر پڑھ رہے ہیں۔ ایک بچہ دیکھتا ہے کہ اگر ایک کسان کا بیٹا باہر جا کر پڑھ سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسکالرشپ کے حصول کے لیے GRE کے لیے انگریزی، میتھس اور فزکس کی ضرورت ہے جس میں یہ بچے ماہر بن جاتے ہیں۔ راجندر مینگواڑ کہتے ہیں کہ کمیونٹی سپورٹ کوئی خاص نہیں ہے، کوئی منظم سپورٹ پروگرام نہیں جو لوئر کلاس کی مدد کرتا ہو، لیکن انفرادی سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر آگے بڑھنے والا بندہ ہو تو یہ بھی بہت کافی ہے۔ جیون لال نے بھی رواں سال سے CSS پاس کیا ہے اور انہیں کسٹم گروپ دیا گیا ہے۔ ان کے دادا پرائمری پاس تھے، والد میٹرک تک پڑھ سکتے تھے، جبکہ بھائی انجینئر اور سرکاری ملازمت میں ہیں۔ ان کا تعلق تھر کی تحصیل چھاچڑوں سے ہے۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ دھرمومل سے متاثر ہوئے تھے اور سوچا تھا کہ اس سے وہ مین اسٹریم میں آ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کمیونٹی میں مدد کا کوئی نظام موجود نہیں، تاہم انفرادی مدد حاصل ہوتی ہے، لیکن جب کوئی ہماری کمیونٹی کا شخص کسی منصب پر پہنچتا ہے تو کمیونٹی سمجھتی ہے کہ ہمارا کوئی وہاں پر موجود ہے اور ان میں اعتماد بڑھتا ہے۔
गोविंद नेंगवाड़ कहते हैं कि कम्युनिटी को इस तरह फ़ायदा होता है कि किसी ज़िले में कोई अफसर अगर हमारा जान पहचान वाला होगा और उसमें हमारी कम्युनिटी के किसी बंदे का काम आ पड़ेगा तो हमारे रेफरेंस की वजह से वो काम आम तौर पर जल्दी हो जाता है। अगरचे ये बात ठीक नहीं है, लेकिन ये माशरे का कड़वा सच है कि वास्ते और ताल्लुकात से कामों में आसानी हो जाती है। रिसर्चर मासूम थरी कहते हैं कि जो लोग आगे बढ़ते हैं उनकी क्लास तब्दील हुई तो उनके दरमियान भी वही फासले आ रहे हैं जो इससे कबल अपर कास्ट और लोअर कास्ट के तफरीक की वजह से थे, जिसका सामना मेंगवाड़ कम्युनिटी कर रही थी, जो रुझान काफ़ी मनफी है। इस तालीम से लोगों को बतौर कम्युनिटी फ़ायदा नहीं पहुंचा, बल्कि इनफरादी तौर पर ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। तो ये पूरी कहानी सुन के ये पता चलता है कि अगर किसी छोटी कम्युनिटी के लोग तालीम में, कारोबार में किसी तरह अपना मुकाम बना भी लें, तो अगर वो अपनी कम्युनिटी को साथ लेके आगे नहीं बढ़ते और कम्युनिटी भी उनके साथ तरक्की नहीं करती, तो ऐसी तरक्की तो लंगड़ी तरक्की कहलाएगी। ऐसी तरक्की तो कोई कामयाब एग्जाम्पल नहीं है। उन नौजवानों को चाहिए कि अपने पीछे रह जाने वाले लोगों को भी अपने साथ मिलाएं, उन्हें CSS की तालीम दें, उनके लिए एजुकेशनल सेंटर्स बनाएं और उनसे जुड़े रहें और उन्हें भी ऊपर उठाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।